हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड एवं यूपी बोर्ड के क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर 1 है, उसमें हम आज पार्ट 4 यानी पार्ट 3 तक बता चुके हैं और आज हम बताएंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में लगभग इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में भी बता चुके हैं। आप वहां पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 3 तक हम लमसम विकृत ग्रंथिता तक पढ़ा दिए थे। विकृत ग्रंथिता होता क्या है, कैसे है, उसका उपयोग क्या है, क्या चीज़ फायदा है उससे, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ बता दिए थे। फायदा हालांकि नहीं है बट नुकसान ही है, तो इस सब के बारे में हमने बता चुका था और आज बताने वाले हैं उससे आगे के टॉपिक। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए आज हम शुरू करते हैं। आपको बता चुके हैं कि विकृत ग्रंथिता होता क्या है। ठीक है, आज बताएंगे कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत ग्रंथिता से बचाव, कैसे हम उसको विकृत ग्रंथिता से बचाव कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं विकृत ग्रंथिता क्या होता है। तो देखिए, विकृत ग्रंथिता होता क्या है। अगर आप भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिसमें उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन इस प्रकार का खराब होना विकृत ग्रंथिता कहलाते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि कोई भी भोज जो खाने योग्य पदार्थ होता है उसमें वसा और तेल, वसा और क्या होता है तेल, मतलब वसा वही तेल हुआ। वसा तेल जब हवा के संपर्क में आता है तो रिएक्शन करता है, मतलब अभिक्रिया करता है। और जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद उसका गंध जो महक होगा उसका वो चेंज हो जाएगा, उसका स्वाद भी बदल जाएगा। और जब गंध और स्वाद बदल जाता है तो यह भोजन की खराब होना क्या कहलाती है, विकृत ग्रंथिता कहलाती है। मतलब जब गंध और स्वाद बदलेगा तो वो बदबूदार हो जाएगा और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत ग्रंथिता कहते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि जब कोई भोज्य पदार्थ में वसा तेल वगैरह होता है, वसा तेल युक्त जो भी भोज्य पदार्थ होता है, तो हवा के संपर्क में कुछ देर तक रखने के बाद, कुछ दिन तक रखने के बाद हवा के संपर्क में आकर उसका गंध और स्वाद बदल जाता है। और गंध और स्वाद बदल जाता है तो वस्तु बदबूदार हो जाता है और इस प्रकार भोजन का बदबूदार होना, खराब होना क्या कहलाता है, विकृत ग्रंथिता कहलाता है। ठीक है, विकृत ग्रंथिता तैयार है। अब इसके बाद क्या है, विकृत ग्रंथिता एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा तेल खाद्य पदार्थ उपचयित जैसे उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों विकृत ग्रंथिता घटना कब होती है, तो जब उपचयित होता है, उपचयित अभिक्रिया होती है, यानी उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया जब होती है। जब उपचयन अभिक्रिया होती है तभी क्या होता है, विकृत ग्रंथिता होती है। और उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हवा से रिएक्शन होता है, हवा के साथ रिएक्शन करता है। और हवा से रिएक्शन वही करता है जो वसा और तेली, मतलब वसा और तेल से बना हुआ चीज होता है, वो हवा से संपर्क करके सीधा उपचयित हो जाता है। और उपचयित होने के बाद से उस भोज्य पदार्थ का स्वाद और रंग बदल जाता है। स्वाद और महक, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, गंध बोलते हैं, वो बदल जाता है। और जब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी को हम क्या कहें, विकृत ग्रंथिता कहें। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और इसमें पॉइंट लिखा है, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स तथा भुजिया आदि को विकृत ग्रंथिता होने से खराब कर देता है। और खराब करने की वजह से हम लोग उसको खा नहीं सकते। इसीलिए आप देखते होंगे चिप्स वगैरह होता है, जो भी कुरकुरे वगैरह होता है, हमेशा उसमें हवा भर के आता है। और कौन सा नाइट्रोजन, हवा नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको भरा जाता है, इसलिए ताकि वह खराब न हो। ठीक है, देखेंगे इसमें बहुत ऐसा होता है कि फट जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की एंट्री हो जाती है। ऑक्सीजन चला जाता है तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, स्वाद बदल जाता है। इसका मतलब उसके अंदर विकृत ग्रंथिता का गुण आ जाता है। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं हम सीधे, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत ग्रंथिता से हम बचाव कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों को विकृत ग्रंथिता होने से बचाया जा सकता है, तो इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसे रोकने की निम्न विधियां, कौन कौन विधि है वसा और तेलीय खाद्य को विकृत ग्रंथिता होने से बचाने के लिए। तो पहला विधि है कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत ग्रंथिता होने से बचाया जा सकता है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट जब डालेंगे
यानी ऐसा पदार्थ डालेंगे जो ऑक्सीजन को रिएक्शन नहीं करने देगा, तो उससे हम विकृतिगंधिता होने से क्या कर सकते हैं, मतलब बचा सकता है। यानी एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसको उस पदार्थ में से डालेंगे, कोई खाद्य पदार्थ होगा जो तेल और वसा से युक्त होगा, उसमें हम क्या डालेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। और जब एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे तो वह रिएक्शन नहीं करेगा, जिससे हमारा भोजन विकृतिगंधिता नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, पर खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, इसे विकृतिगंधिता होने से बचा जा सकता है। देखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ को जो हम पैकिंग करते हैं, जैसे खाने वाली चीज जो भी होती है, मिठाई वगैरह जो भी, तो कभी भी हम पैकिंग करें तो उसमें से ऑक्सीजन को हटा दे और उसमें क्या भर दे, नाइट्रोजन भर दे, जिससे हमारा विकृतिगंधिता नहीं होगी और विकृतिगंधिता से बचा जा सकता है। तो इसीलिए कुरकुरे वगैरह चिप्स जो होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन निकाल के उसके अंदर क्या लगाया जाता है, क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि उसके अंदर विकृतिगंधिता न है और ना उसमें कोई परिवर्तन हो। ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या करा, तीसरा करा कि उपचयन की दर को कम, हाँ, उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृतिगंधिता होने की दर को कम किया जा सकता है। देखिए, अब विकृतिगंधिता को और भी कैसे बचा जा सकता है, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो क्या होती है, ज्यादा वायु होता है तो वो खराब हो जाती है, तो कुछ ऐसे बर्तन लिए लेंगे हम जिसमें वायु मतलब न जाए, हवा न जाए, यानी वायु मुक्त बर्तन हो, और उसमें भी रखने से वस्तु को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। यानी जिसमें हवा की एंट्री न हो, हवा उसके अंदर न जाए, तो विकृतिगंधिता उत्पन्न करेगी। उपचयन की क्रिया होगी नहीं तो विकृतिगंधिता होगी नहीं। बस, तो हम क्या कर सकते हैं, वायु मुक्त बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वायु मुक्त बर्तन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, विकृतिगंधिता की कमी होगी। ठीक है। चलिए, उसके बाद से चौथा है, खाद्य पदार्थों को विकृतिगंधिता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। देखो, खाद्य पदार्थों को विकृतिगंधिता से बचाने के लिए एक और तरीका है, जो चौथा नंबर है, वो क्या है, ऊष्मा एवं प्रकाश से हम दूर रखेंगे तो उसमें विकृतिगंधिता की कमी होगी, यानी विकृतिगंधिता व भोज्य पदार्थ नहीं होगा। हमें ऊष्मा और प्रकाश से क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। लास्ट वाला आपका है, खाद्य पदार्थों को विकृतिगंधिता से बचाने के लिए उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, नेम मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। तो मतलब देखिए, खाद्य पदार्थों को विकृतिगंधिता से बचाने के लिए हम खाद्य पदार्थों को देखेंगे, उसको कम करने के लिए हम इसे फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताकि क्या हो, वह जल्दी से खराब ना हो, मतलब उसके अंदर विकृतिगंधिता न आए। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बहुत ऐसा खाने वाली चीज़ों को हम खराब होने से बचाने के लिए उसको फ्रिज में रखते हैं, ताकि फिर उसका विकृतिगंधिता की दर क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखेंगे तो हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमेशा उसमें विकृतिगंधिता ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसमें भी ऐसा हो सकता है, तो कुछ दर को कम करने के लिए उसमें फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट इसको संतुलित करने का तरीका इसमें अब जानेंगे। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको हम कैसे संतुलित करेंगे, तो कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसमें हम सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, सबसे पहले समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की अनेक विधियां है, लेकिन हम यहाँ पे विधि ऐसा बताएंगे जो सबसे आसान होगा। ठीक है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पहला कि हम यहाँ निरीक्षण विधि या हीट एवं ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए, निरीक्षण विधि या हीट एंड ट्रायल विधि होता क्या है, ये सबसे जरूरी है आपको जानना। ठीक है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। चलिए, तो सबसे पहले निरीक्षण विधि या हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम कि निरीक्षण विधि होता क्या है, हीट एंड ट्रायल विधि होता क्या। देखिए, हीट एंड ट्रायल विधि का मतलब हो गया गेस करना, अनुमान लगाना। क्या करना, गेस करना, अनुमान लगाना। जैसे मान लीजिए, अनुमान लगाता है दीवार कितनी ऊंचाई है, दीवार लमसम में 20 फुट मान लेंगे, अनुमान लगा रहा है। ठीक है, उसका चौड़ाई पूछा जाए तो मान लीजिए 40 फुट है,
ठीक है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और इसकी दीवार की मोटाई पूछा जाए तो मान लीजिए 5 इंच, 10 इंच, 8 इंच, मतलब जितना भी हो। तो अनुमान लगाते हैं, क्या लगता है, अनुमान। तो जिस चीज का अनुमान लगाया जाता है, गेस लगाया जाता है, ठीक है, कल्पना किया जाता है कि हाँ इतना होगा, अनुमान लगाया जाना, गेस लगाया जाना, वही होता है निरीक्षण विधि, या उसी को कहता है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, तो मतलब अनुमान लगाना वही विधि होता है, हिट एंड ट्रायल विधि, या सबसे आसान विधि होता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। उदाहरण के लिए एगो समीकरण लेते हैं और उसको हिट एंड ट्रायल विधि से हम उसको संतुलित करते हैं, क्योंकि देखिए संतुलित करने के लिए आपके एग्जाम में 100% आता है। संतुलित करने के लिए आपके एग्जाम में 100%, तो इसको अच्छा से समझेंगे कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें फेरस है, H2O है, और मिल के क्या बनाया, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, और फिर H2 को लेते हैं, इसको हम संतुलित करते हैं, क्योंकि यह संतुलित नहीं है। आप देख रहे हैं इधर फेरस 1 है, इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ठीक है, तो संतुलित नहीं है, तो संतुलित हम करते हैं सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहला रूल क्या है, यहाँ पर यह कल्पना करते हुए, मतलब मान ले, वैसे देखो कल्पना करने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में ही उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, मतलब हम कल्पना करेंगे, गेस करेंगे, अनुमान करेंगे, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया निरीक्षण विधि या हिट्स एंड ट्रायल विधि। हिट्स एंड ट्रायल विधि अनुमान और कोशिश करना यही होता है। ठीक है ना, तो कह रहा कि यदि कल्पना करते हुए प्रत्येक सूत्र बॉक्स में, उन्हें निम्न प्रकार से बॉक्स में लिखिए। कल्पना करते हुए, कल्पना करेंगे, अब ऐसे थोड़ी ना कि एग्जाम में आएगा तो इतना बड़ा करेंगे, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम में अपने हिसाब से डायरेक्ट संतुलित किया जाता है कि हाँ यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे रहेगा, बस इसको आपको समझने के लिए इतना लॉन्ग बताया गया। एग्जाम में कभी ऐसा मत लिखिएगा, कोई लिखने से मतलब नहीं होगा, उसको डायरेक्ट एक स्टेप होगा, उसके दूसरा स्टेप में आप उसको संतुलित कर देंगे कि यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। अब मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो प्रत्येक सूत्र बॉक्स में उसे निम्न प्रकार से बॉक्स में लिखेंगे, इसलिए कि बॉक्स में अंदर कोई बदलाव न होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले जो समीकरण दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि बॉक्स में लिखने का ये मतलब है कि उसमें हम कोई चेंजिंग अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए Fe को बॉक्स में लिखा गया, H2O का सबको बॉक्स में लिख दिया गया है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, चलिए बॉक्स में लिख दिए। अब कह रहा कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं को सूची बनाइए एवं गिनती कीजिए कि इस प्रकार से है। मतलब कह रहा कि असंतुलित समीकरण, ये तो समीकरण अभी संतुलित है नहीं ना, हम तो संतुलित करने जा रहे हैं ना जी। तो असंतुलित समीकरण को, उसमें जो भी तत्व भाग लिए हैं, जो भी तत्व का लिए हैं भाग लिए, उनके परमाणुओं को संख्या उसके सामने लिखेंगे। पहले तत्व को एक तरफ लिखेंगे, उसके बाद उसके जो भी परमाणु है उसके सामने ही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तत्वों के परमाणु की एक सूची बनाएंगे एवं उसको गिनती करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तत्व है आपका कौन सा, Fe। Fe है तो उसमें अभिकारक में कितना है, 1। Fe तत्व है, उसमें अभिकारक में कितना है, 1, मतलब अभिकारक इधर हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक अभिकारक हो गया ना, जो तत्व भाग लेते हैं उसको अभिकारक, और जो बनता है उसको उत्पाद बोलता है। ये आपका उत्पाद हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, अभिकारक। ठीक है, तो देखिए Fe को तत्व ले, जो जो तत्व इसमें भाग लिए थे सबसे पहले उसको लिखेंगे। इसमें Fe दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, तीनों दिख रहा है, तीनों लिख दिए। अब Fe को देखेंगे अभिकारक की तरफ कितना है, कितना है जी, 1, तो 1 लिख दिए। अब उसके बाद से देखिए नेक्स्ट, अभिकारक में 1 है, एक इधर देखिए Fe कितना है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्पाद में 3 है तो 3। अब फिर आइए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है, 1, तो 1 लिख दिए। इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 4, तो 4 लिख दिए। और फिर हाइड्रोजन इधर कितना दिख रहा है, 2, तो 2 लिख दिए। इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिए सभी तत्वों
तो उनके परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु की संख्या है, उसको हमने लिख दिया। अभिकारक की तरफ से जितना था उतना लिख दिया, उत्पाद में जितने थे उतना लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे देखिए, चलिए अब सबसे पहले देखेंगे हम, कहा कि पहले ये देखिए कि किस तत्व के परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। यह विखारक या उत्पाद की ओर से हो सकता है। इस कसौटी के उपयोग से हम पाएंगे कि यौगिक या फिर त्रियों में वो तत्व की सबसे अधिक परमाणु संख्या है। सबसे पहले आप देखेंगे किसकी परमाणु संख्या ज्यादा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे परमाणु संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की, इसमें ज्यादा है। दोनों तरफ देखिए, मतलब अभिकारक में भी देखेंगे, उत्पाद में किसका ज्यादा है। यानी कहने का मतलब ज्यादा हम इसीलिए देख रहे हैं कि सबसे पहले ज्यादा वाले जो परमाणु संख्या होती है उसको संतुलित किया जाता है। पहले सबसे ज्यादा होगा उसको बराबर करेंगे, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, इसीलिए हमने ज्यादा वाले। तो आप बताइए अभिकारक और उत्पाद में सबसे परमाणु संख्या सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, चार है ना दिख रहा है, किसका दिख रहा है, ऑक्सीजन का। तो उसको संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका अभिकारक रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। अभिकारक में ए भी ऑक्सीजन है, ए भी क्या है, ऑक्सीजन है। देखो प्रोडक्ट में आपको कितना है, और उत्पाद प्रोडक्ट में आपका चार है तो चार लिखे हैं, रेक्टेन में कितना है, एक है तो एक लिखे हैं। अब इन दोनों को आपस में क्या किया गया, मल्टीपल किया गया है। यानी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए H2O के साथ गुणांक 4 लगाते हैं, जिसे इस प्रकार 4H2O लिखेंगे, तब यह समीकरण प्राप्त होगा। यानी देखिए इसमें भी 4 से मल्टीपल करेंगे, इसमें भी 1 से मल्टीपल करेंगे, इसमें 4 से मल्टीपल करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे। और मल्टीपल मतलब गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे तो देखिए जब वही करा कि एक साथ क्या करेंगे, H2O के साथ गुणा का 4 लगाएंगे। यानी कहने का मतलब ये किस तरह हुआ, देखो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन में अभिकारक में 1 है और उत्पाद में क्या है, 4 है। तो इसमें 4 से गुणा कराएंगे इस ऑक्सीजन वाले में, और इसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पे क्या था, 4 था, तो गुणा करा है। तो इसमें हम 4 से गुणा करा है। तो देखो आगे 4 आ गया ना, क्योंकि ओ, अब कहेंगे सर कि ओ के साथ 4 में गुणा कराएंगे ना, तो हाँ, तो ओ किसके साथ जुड़ा है ये भी तो देखिए। तो ओ आपको किसके साथ, H2O के साथ जुड़ा है ना जी। तो H2O के साथ जब गुणा कराएंगे तो कभी इसके आगे, अभिकारक के आगे, यानी परमाणु जो होता है आगे लिखा जाता है, ये नहीं कि नीचे लिखेंगे ना, नीचे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी जब गुणा कराना हो तो हमेशा इसके आगे लिखेंगे। तो इसमें हम 4 से गुणा कराए हैं तो 4 आगे लिख दिया गया। और यहाँ पे क्या था, 1 था ना, यहाँ पे 1 था, तो इधर से कितना से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करें तो 1 नहीं लिखा जाता, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे। तो इधर 4 से गुणा करा दिए, 1 से 1 परमाणु बराबर हो गया ऑक्सीजन का, तो इधर हो गया 4H2O, तो इसीलिए लिख दिया गया 4H2O। तो यह फिर 4H2O प्लस या फिर 3O4 और प्लस में H2, ये हो गया आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद से आपको किसका ज्यादा दिख रहा है, Fe का, किसका, Fe का। अब Fe का संतुलित करेंगे, चलिए तो Fe का आप संतुलित करते हैं, देखते हैं। थे इसमें बता दिए थे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मतलब तत्व को ऐसे लिखेंगे, उसमें अभिकारक में उसके जितना परमाणु होंगे लिख देंगे, उत्पाद में जितना परमाणु होंगे उतना लिख देंगे। अभिकारक में Fe1 है, उत्पाद में Fe3 है, ऑक्सीजन 1 है, उत्पाद में 4 है, हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। तो ये हम लिखने के बाद सबसे पहले जो ज्यादा परमाणु संख्या वाला है उसको संतुलित करते हैं, बराबर करते हैं। तो ज्यादा परमाणु वाला आपको 4 दिख रहा है ना जी, तो 4 किसका, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन लिखेंगे, और ऑक्सीजन लिखने के बाद से आप देखिए ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऑक्सीजन में देख रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ 4 है, और रिएक्टेंट मतलब उत्पाद की तरफ कितना है, काहे कट जा रहा है जी, उत्पाद की तरफ आपका 1 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये बताइए, इधर आपका ऑक्सीजन 1 था, इधर 4 था, हमने इधर क्या किया, इधर इधर 1 था, इधर 4 था, हमने यहाँ 4 से क्या किया है, मल्टीपल करा दिया। 4 से मल्टीपल करा दिया तो ये कितना हो गया, 4H2 हुआ ना। अब चलिए ऑक्सीजन का हो गया, उसके बाद से हम क्या कराएंगे, Fe का। उसके बाद Fe है, Fe की संख्या कितनी है, देखिए Fe की संख्या 3 है, इसीलिए उसकी सबसे पहले हम ज्यादा वाला लेंगे, ज्यादा वाला, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला,
यही होता है हिट एंड ट्रायल विधि। सबसे पहले तत्व को एक तरफ लिखेंगे, उसके बाद वह तत्व अभिकारक में उसकी परमाणु संख्या कितनी है, उत्पाद में उसकी परमाणु संख्या अलग अलग लिखेंगे। अब जिसका ज्यादा होगा उसको हम पहले संतुलित करेंगे, पहले बराबर करेंगे मल्टीपल करके, फिर उससे कम वाला को, फिर उससे कम वाले को, ठीक है ना, ऐसे किया जाता है। अब देख मतलब वो भी है कि जैसे हम संतुलित करेंगे तो देखते चलेंगे। मान लीजिए किसी के आगे 4 लिख रहे हैं तो उसमें जितना तत्व होगा सब 4 हो जाएगा। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए 4 लिखे हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए ना जी, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, तो इधर ऑक्सीजन 1 था तो 4 बना। तो ये बताइए ऑक्सीजन के लिए हम 4 लिखे थे यहाँ पे, तो 4 तो हाइड्रोजन के लिए भी तो लिख दिए ना, तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ नहीं गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन का, इसीलिए तो पहले बड़का वाला किया जाता है, ठीक है ना, और लास्ट में एक बार मिला भी लिया जाता है। अब आइए एफी में, एफी में आप देख रहे हैं इधर कितना है 3, इधर कितना है 1, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर देखिए एफी 3 है, इधर कितना 1 है, तो यहाँ 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो हो जाएगा 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2O, ठीक है ना। चलिए, तो यह आपका ऐसे जब मल्टीपल करें 3F प्राप्त होता है, तब समीकरण ऐसे प्राप्त होता है। अब देखिए ऐसे समीकरण है ना। अब फिर क्या बचा आपका, हाइड्रोजन बचा ना, तो हाइड्रोजन इधर कितना दिख रहा है आपको 2, इधर कितना दिख रहा है 4 दूना 8, मल्टीपल कर दिए ना, तो 8 हो गया, इधर 2 हो गया। तब तो इधर हमको कितना चाहिए, 8 चाहिए, इधर कितना है 8, 8 चाहिए तो 2 तो पहले से गुणा में ना, तो 8 से नहीं गुणा करेंगे, 8 से अगर गुणा करेंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा। तब हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, कितना से 4 से। तो दोनों इसमें 4 से गुणा करेंगे, इधर तो 1 से गुणा करेंगे क्योंकि उधर बराबर है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये भी 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 × 2 करेंगे 8 परमाणु है, जबकि उत्पाद को सिर्फ 2 परमाणु है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए आप देखिए यहाँ से 4 दूना 8 प्राप्त, तब से हम करोगे 8/2, यानी 4 से गुणांक तो जाई और हाइड्रोजन के साथ लगाने से परिणाम 4 × 2 यानी 8 प्राप्त होगा, जो समीकरण होगा। अतः 4 से यहाँ पे क्या कर दिया गया है, गुणा कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह 4H2 हो गया, ये भी 4H2 हो गया आपका, यहाँ पे इसको 8 हो गया, ये भी संख्या में 8 हो गया, ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, 4 हो गया। अब यह विधि आपका पूरी तरह संतुलित है, इसको यह विधि को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। कौन सा विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। अब आप यहाँ पे समझिए, इधर आपका Fe कितना है 3, इधर Fe कितना है 3, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन कितना है इस तरफ 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, ये भी संतुलित है। हाइड्रोजन कितना है 8, इधर हाइड्रोजन कितना है 8। दोनों तरफ देखेंगे आपका तत्व जो है वो बराबर है, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ। तो यह जब बराबर है तो इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक संयुग्म, आज जो बराबर नहीं होता उसे बोलते हैं असंतुलित रासायनिक संयुग्म, ठीक है। तो इस प्रकार हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम ऐसे संयुग्म को संतुलित करते हैं। आप डायरेक्ट विधि से भी संतुलित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको समझाने के लिए इतना लॉन्ग किया गया, ठीक है। इसी तरह आपका एग्जाम्पल 2 है, इसको आपको घर से बना के लेके आना है, मतलब सॉरी आप बनाएंगे, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट करेंगे कि सर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। और यह विधि हिट एंड ट्रायल विधि से ही आपको बनाना है, नकल बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप से बनाना है, जो समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके पहले हमने 3 वीडियो बना चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, केवल केमिस्ट्री का पहला लेसन का, ठीक है, क्लास 10th विज्ञान बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड। आप वहां पे जाके आप देखेंगे तीनों वीडियो, उसके बाद चौथा वीडियो देखेंगे, और चौथा वीडियो आपको तब जाकर समझ में आएगा, ठीक है। और इसी तरह ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, बस यही लास्ट चैप्टर तक था, यही लास्ट हेडिंग थी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए उसको संतुलित करके बताया, थैंक यू, मतलब चैप्टर समाप्त हो गया। अब फिर हम लोग इसका MCQ करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।